अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर मौफियत से होंगे। हम लोग बायोलॉजी पार्ट 2 के अंदर चैप्टर 15 में होम्योस्टेसिस को डिस्कस कर रहे थे। होम्योस्टेसिस के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस जो कि ऑस्मोरेगुलेशन था, जिसमें वाटर एंड सॉल्यूट की रेगुलेशन की बात की, वो हम लोगों ने वाइड अप किया। दूसरा कंपोनेंट है एक्सक्रीशन, कि एनिमल्स के डिफरेंट ग्रुप्स कौन कौन से ऐसे मेथड्स को यूज करते हैं एलिमिनेट करने के लिए उन वेस्ट को जो प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। तो एनिमल के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट टाइप की अडैप्टेशन होगी इन मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए, क्योंकि अगर किसी एनिमल के ग्रुप के अंदर हम लोग बात करें होम्योस्टेसिस की, तो उसमें इंटरनल बॉडी कंडीशन को कांस्टेंट रखने के लिए ये शर्त लाजमी है कि जितने उसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उनको एलिमिनेट भी करता जाए। अब आगे चल के हम लोग एक्सक्रीशन के अंदर ही ये चीज डिस्कस करेंगे कि एनिमल के डिफरेंट ग्रुप्स अपने हैबिटेट के हिसाब से डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे। अब याद रखिए, जो हम लोग एक्सक्रीशन की डेफिनेशन के अंदर चीज लेके आ रहे हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, उन मेटाबॉलिक वेस्ट में हम लोग जस्ट बात करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट की। हम इन वेस्ट को रिमूव करेंगे फ्रॉम द बॉडी। अदर जितने भी वेस्ट हैं हम उनको जो है वो मेन जो वेस्ट में डिस्कस नहीं करते। वेस्ट प्रोडक्ट्स में हमारा जो इस बुक में कंसर्न होगा, इस चैप्टर में कंसर्न होगा एक्सक्रीशन में, हम लोग आगे चल के अगेन एंड अगेन नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने की बात करेंगे। अगर हम लोग डाइट के हिसाब से देखें कि कौन सी डाइट जो है वो डाइजेस्ट होके या वो ड्यूरिंग ब्रेक डाउन वो कौन कौन से बाई प्रोडक्ट्स और कौन कौन से मेटाबॉलिक जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस करती है। हम डाइट के अंदर 3 तरह के मेन कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जिनको कहते हैं, वो यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं? दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स या कार्ब्स, सिंपली हम उनको कहते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब कार्बोहाइड्रेट की हम लोग अगर बात करें, कार्बोहाइड्रेट को अगर बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन किया जाए तो इनकी ब्रेक डाउन के बाद जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो होगा H2O और CO2। ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है तो उसकी ब्रेक डाउन के बाद जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है वो क्या होता है? CO2 एक चीज, और उसके बाद H2O। अब CO2 को या रेस्पिरेटरी गैसेस को इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने कहीं भी टच नहीं करना, क्योंकि ये आप लोग प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी में कि CO2 को कैसे जो हम लोग एलिमिनेट करते हैं बाय लंग्स एपिथेलियम, वो एक सेपरेट टॉपिक है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद H2O को देखें तो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में वाटर को एलिमिनेट किया जाता है, ये जो वाटर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहां पे वाटर ऑलरेडी इन एक्सेस अमाउंट अवेलेबल होता है उन ऑर्गेनिजम्स को। अगर एनवायरनमेंट है हाइपोटोनिक तो वहां पे वाटर कंजर्वेशन एक बेसिक जो प्रॉब्लम है उन ऑर्गेनिजम्स को फेस करना पड़ता है। तो वो ऑर्गेनिज्म कभी भी जो वाटर प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इसको वेस्ट नहीं करेंगे, उसको यूज करेंगे इनसाइड द बॉडी फॉर डिफरेंट जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। लाइक कैंगरोरैट्स की हम लोगों ने एग्जांपल जो लास्ट लेक्चर था जिसमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को डिस्कस किया था, वहां पे कैंगरोरैट्स की एग्जांपल देखी थी कि वो विदाउट वाटर सर्वाइव करते हैं और जो वाटर उनकी बॉडी की नीड्स को पूरा कर रहा होता है वो यही मेटाबॉलिक वाटर को यूज करते हैं जो वो डिफरेंट जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उनके सीड से प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद अगर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की बात की जाए तो इनकी एंड प्रोडक्ट्स हमें जो मिलेंगे वो क्या होंगे? CO2 एंड H2O। थर्ड कंपोनेंट ऑफ फूड जो कि प्रोटीन्स हैं। अब याद रखें कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग जो फ्यूल ऑफ द सेल भी कहते हैं और लिपिड्स भी सेल के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या खुद जो एक लिपोनियोजेनेसिस का साइकिल होता है उसके दरमियान जो लिपिड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद जो क्रेब्स साइकिल है या ग्लाइकोलाइसिस है वो प्रोसीड होती है और सेल को एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स
एज एन एनर्जी सोर्स हम लोग डायरेक्ट इनको नहीं यूज करते इनसाइड द बॉडी, ना ये कन्वर्ट होती हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होती हैं ड्यूरिंग डाइजेशन, उसके बाद अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होती हैं। अब वो अमाइनो एसिड चाहे तो आगे ब्रेक डाउन हो या कन्वर्ट हो इनटू एनर्जी यील्डिंग साइकिल्स, या जो मेन हम लोग उन अमाइनो एसिड का यूज करते हैं वो किस में करती हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में। ये अमाइनो एसिड दोबारा मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस में, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस है कि बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, वहाँ पे यही अमाइनो एसिड्स हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ये अमाइनो एसिड्स जब इनकी ब्रेक डाउन होगी तो यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, उन वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब दीज नाइट्रोजनस वेस्ट आर वेरी टॉक्सिक, हम इनको अपनी बॉडी के अंदर रिटेन नहीं कर सकते इन एनी फॉर्म। अब आगे चल के ये भी डिस्कस करेंगे कि इनकी जो फर्स्ट फॉर्म होगी अमोनिया, दैट इज वेरी रिएक्टिव, उसको फौरन से एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके बाद यूरिया में कन्वर्ट किया जाएगा जो कि लेस टॉक्सिक है, उसको रिटेन कर सकते हैं लेकिन वो भी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, उसके बाद उसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके बाद यूरिक एसिड, उसको ज्यादा टाइम के लिए जो है वो रिटेन कर सकते हैं बॉडी में लेकिन एलिमिनेट करना पड़ेगा। लाजमी नाइट्रोजनस वेस्ट को हम लोग इनसाइड द बॉडी रिटेन नहीं कर सकते और इनको हम लोग कहते हैं दीज आर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है हमारे पास, नाइट्रोजनस वेस्ट, और हमने इन्हीं जो नाइट्रोजनस वेस्ट को आगे ओवरऑल डिस्कस करना है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट अगर सेल के अंदर रिटेन कर ले तो इसका क्या नुकसान होगा। फर्स्ट, दे विल कॉज सेल्फ इंटॉक्सिफिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की सेल इंटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिफिकेशन का मतलब है साइटोप्लाज्म को जहरीला बना देना, टॉक्सिक जो हम लोग कहते हैं जहर अणु। तो साइटोप्लाज्म को ये क्या कर देंगे, टॉक्सिक बना देंगे अगर ये रिटेन हो जाए इनसाइड द सेल। तो इनको तो हम लोगों ने क्या करना है, लाजमी एलिमिनेट करना है। उसके बाद दे विल कॉज कन्वर्जन्स, कोमा एंड फाइनली डेथ। तो ये हम किसी भी सूरत अपनी बॉडी में रिटेन नहीं कर सकते, इनको लाजमी क्या करना है, बॉडी से एलिमिनेट ही करना है। तो इनकी एलिमिनेशन हम लोग आगे चल के देखेंगे। अब यहाँ पे फर्स्टली डीअमाइनेशन एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है। डीअमाइनेशन वो प्रोसेस जिसमें किसी भी अमाइनो एसिड में मौजूद जो अमाइनो ग्रुप है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिटैच करते हैं फ्रॉम दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे एक अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन यहाँ आप लोगों को दिखाई गई है। एक अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला आप लोगों ने डिस्कस किया होगा बायोकेमिस्ट्री में। उसके जनरल फार्मूला में एक जो आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो अमाइनो ग्रुप है वो आप लोगों को नजर आ रहा है, और यहाँ पे आर होता है। हमने लिखा हुआ आर का मतलब है कि वहां पे लॉन्ग चेन होती है किसी भी जो है वो कार्बन की, उसी की बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इनको क्लासिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल अमाइनो एसिड लिया है ग्लाइसिन, तो उसमें आर को रिप्लेस कर देते हैं विद एच। तो ये एक सिंपल अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इस अमाइनो एसिड में ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन ये जो अमाइनो ग्रुप मौजूद है यहाँ पे, इसको जब तोड़ा जाएगा तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, अमोनिया। और इसको यहाँ से डिटैच करना, रिमूव करना, किसी भी अमाइनो एसिड से उसके अमाइनो ग्रुप को हम लोग रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीअमाइनेशन। डी मतलब डिटैच, अमाइनेशन अमाइनो ग्रुप, किसी भी अमाइनो एसिड से उसका अमाइनो ग्रुप अलग करना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डीअमाइनेशन। अब यहाँ पे एक सिंपल सी इक्वेशन है जिसमें एक अमाइनो एसिड ब्रेक होने के बाद दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है अमोनिया के, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है इनसाइड द स्पेसिफिक टाइप ऑफ ए सिंपल अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन को डिस्कस किया है। अब यहाँ पे ये जो अमोनिया प्रोड्यूस हुई है, ये अमोनिया देन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है इनटू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब नाइट्रोजनस वेस्ट की कैटेगरीज, नाइट्रोजन को किस फॉर्म में हम लोग बॉडी से रिमूव करते हैं, तो मेनली जो
नाइट्रोजन रिमूव हो रही होती है सबसे ज्यादा, वो 3 बेसिक फॉर्म में रिमूव हो रही होती है फ्रॉम द बॉडी। एक है अमोनिया, दूसरा यूरिया और उसके बाद तीसरे नंबर पे यूरिक एसिड। 3 बेसिक फॉर्म में रिमूव हो रही है एक्सेस नाइट्रोजन, ज्यादा नाइट्रोजन फ्रॉम आवर बॉडी। उसके बाद लोअर क्वांटिटीज में कैरेटीन, केराटिनिन, ट्राइमिथाइलिन ऑक्साइड, ये भी जो है वो कैरेटीन जो प्रोटीन है उसकी ब्रेक डाउन होने के बाद या केराटिनिन की ब्रेक डाउन के बाद, तो ये ट्राइमिथाइलिन ऑक्साइड हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। और उसके बाद वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में जो अमीनो एसिड है वो रिलीज हो रही होगी फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ प्यूरिन्स, पाइरिमिडीन्स या अमीनो एसिड की शक्ल में। अब प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स बोथ आर जो हम लोग कंपोनेंट ऑफ डीएनए को डिस्कस करते हैं, वहां पे हम लोग इनको डिस्कस करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस को। ये नाइट्रोजनस बेसिस भी सम टाइम रिमूव होती है फ्रॉम द बॉडी, तो इनको भी हम लोग जो नाइट्रोजन की एक्सक्रीटरी फॉर्म में डिस्कस करते हैं। उसके बाद अमीनो एसिड्स की फॉर्म में भी हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन को रिमूव करते हैं। अब पाइरिमिडीन्स और प्यूरिन्स, इनकी जब ब्रेक डाउन होती है तो यहाँ से फर्दर कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं हाइपोजैंथीन, जैंथीन, एलेंटोइन, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। तो ये बेसिक फ्लो चार्ट के अमीनो एसिड्स नाइट्रोजन को किन बेसिक फॉर्म में हम लोग रिमूव करते हैं फ्रॉम आवर बॉडी। उसके बाद कि ये जो अमाइन ग्रुप है ये डिफरेंट फॉर्म में, जैसा कि हम लोगों ने भी कहा ये अमोनिया ये डिफरेंट फॉर्म में आगे जाके क्या होगी, रिलीज होगी फ्रॉम द एनिमल ग्रुप। अब याद रखना है एमसीक्यूज पोर्शन है यहाँ से कि कौन से एनिमल ग्रुप के अंदर कौन सा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस हो रहा है या मेटाबॉलिक वेस्ट उनके अंदर कौन सा है। तो अमोनिया उन एनिमल्स में, याद रखना है उन एनिमल्स में जिनके पास एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो उनको मौजूद हो, उन एनिमल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो अमोनिया, क्योंकि अमोनिया की शक्ल में 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए राउंड अबाउट 500 ml जो वाटर है वो रिक्वायर्ड है। तो ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर कैसे वो फुलफिल करेंगे, वो अपने हैबिटाट से फ्रेश वाटर को क्या करेंगे, इनटेक करेंगे। तो इसके अंदर मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग मैनी फिशेस, बहुत सारी फिशेस या एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो इस कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद यूरिया उन एनिमल्स के अंदर जिनके पास मॉडरेट वाटर सप्लाई, फ्रेश वाटर तो ना हो और इतना कम पानी भी ना हो उनको अवेलेबल, लेकिन मॉडरेट वाटर सप्लाई लैंड ऑर्गेनिजम्स के पास वो अवेलेबल हो, उनके अंदर यूरिया साइकिल की मदद से जो अमोनिया है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू यूरिया, और फिर वो यूरिया ज्यादा देर के लिए बॉडी में रिटेन भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे यूरिया की शक्ल में 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए राउंड अबाउट 50 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है, जो कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर है। उसके बाद कौन कौन से एनिमल्स में जो है वो एनिमल्स के ग्रुप हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, वो है मैमल्स की जितनी भी क्लासेस हैं। उसके बाद एम्फीबियंस, शार्क्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाता है कि शार्क्स के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो क्या है, स्टूडेंट भाग के जाता है वो अमोनिया को टिक कर देता है। अमोनिया नहीं, बेसिकली शार्क्स को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उनका जो हैबिटाट होता है वो कौन सा होता है, मेरीन। अमोनिया तो उन ऑर्गेनिज्म में होगा ना जिनके पास वाटर की एक्सेस अवेलेबिलिटी होगी। अब ये तो बेचारी खुद उस इन्वायरमेंट में है कि जहाँ से पानी इनकी बॉडी से लॉस हो रहा है और साल्ट्स कंटिन्यूअसली इनकी बॉडी के अंदर धकेले जा रहे हैं, तो ये तो पहले पानी को कंजर्व करने की कोशिश कर रही हैं। तो इनके पास शार्क्स एंड बोनी फिशेस, वो जो मेरीन में मौजूद है, उनके पास जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, बोनी फिशेस जो है वो बेसिकली अडॉप्ट कर रही है किसको, मरीन हैबिटाट को। तो शार्क्स और बोनी फिशेस इनके पास भी जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस फॉर्म में होंगे, यूरिया। उसके बाद यूरिक एसिड, ये वो एनिमल्स, वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर को फेस कर रहे हैं, इनके पास वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि यूरिक एसिड की शक्ल में 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए 5 ml पानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो क्या होगी, पहले से भी कम हो गई है। तो ये एक तो रिटेन कर सकते हैं
ज्यादा देर के लिए यूरिक एसिड को इनसाइड देयर बॉडी, और दूसरा वाटर अवेलेबिलिटी यहाँ पे क्या है, लेस चाहिए। तो ये इस कैटेगरी में जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, अब आप लोग देखेंगे वो एनिमल्स हैं जिनको जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो जरूरत से ज्यादा नहीं है। ये कभी कभी क्या करेंगे, वेरी रेयरली ये क्या करेंगे, इनको वाटर अवेलेबल होगा उसको क्या करेंगे, ड्रिंक करेंगे, तो उस वाटर को ये क्या करते हैं, कंजर्व। तो इंसेक्ट्स, उसके बाद रेप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल्स, ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो कि इस फॉर्म में वेस्ट को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो ये एमसीक्यूज पोर्शन भी है आप लोगों के पास, शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन भी है, तो इसको आप लोगों ने मिक्स अप नहीं करना। ये था एक ओवरव्यू कि एनिमल्स के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कौन से हो रहे होते हैं और किस फॉर्म में वो उसको रिलीज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हैबिटाट के हिसाब से हम लोग एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, कौन से हैबिटाट के एनिमल्स कौन से तरह का वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी इसके अंदर क्वेरी है तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट जो लेक्चर है उससे पहले आप लोग इसको एक दफा ओवरव्यू भी करें, क्योंकि यही सारी टर्म्स हम लोग अगले लेक्चर के अंदर यूज करने जा रहे हैं। थैंक यू।